नमस्कार, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 18 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से समाचारों को लिया गया है और उन्हीं समाचारों पर आधारित हमने इन प्रश्नों को बनाया है। इसके साथ साथ एक विगत वर्षों का प्रश्न लेंगे और अंतिम में हम बात करेंगे फैक्ट ऑफ द डे की, जो कि आपके आगामी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, प्रवाल भित्तियां, इसके बारे में तो आप लोग सुने होंगे, जिसे मूंगा की चट्टानें कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय, यानी अगर हम लोग ग्लोब में देखें तो यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इस तरह से देख सकते हैं कि यह 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो इनके लिए तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य होता है और इनके लिए स्वच्छ और गंदा जल ज़्यादा नहीं हो और यह 50 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। और दोस्तों, यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो अपने भारत के बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में भी मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं। इसी तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समस्या हो रही है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल ब्लीचिंग की समस्या से जूझ रही हैं यह प्रवाल भित्तियां। तो दोस्तों, यह पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा, 1950 के दशक के बाद से प्रवाल भित्तियों में आधे से अधिक की गिरावट आई है, क्योंकि इसे जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़े जाने के प्रभावों से हानि पहुंचती है। ये कथन भी एकदम सत्य है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं। तो यह तीनों सही हैं, अतः उनमें से कोई भी गलत नहीं है, अतः इसका उत्तर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि ओवर फिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क टूवर्ड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 to 73% जो शार्क हैं, 5 ऑफ द मोस्ट कॉमन शार्क स्पीसीज लिविंग इन कोरल रीफ्स हैव डिक्लाइन दिखा रहा है। तो इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे AIIB कहते हैं, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस AIIB के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दोस्तों, यह कथन एकदम सही है। क्यों? क्योंकि 2015 में 25 दिसंबर 2015 को यह इसका जो है इसके गठन की बात की गई और यह 2016 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि G20 के 14 देश, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, यह सब इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वर्तमान में इसमें 104 सदस्य हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन AIIB में सबसे बड़ा योगदान करता है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे दे रहा है कि इसलिए रूस के बाद इसका सबसे बड़ा एकल वोट शेयर है। तो ऐसे में ये कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि वोट शेयर का सबसे बड़ा वोट शेयर चीन का है, दूसरे स्थान पर भारत का है 7.6% है। और दोस्तों, सबसे बड़ा योगदानकर्ता चीन है, ना कि रूस। अब तीसरा कथन, इसका मुख्यालय संघाई में है, यह भी गलत हो जाता है। तो यह जो है बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और चौथा कथन है, बैंक गैर संप्रभु संस्थाओं की सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनके देश सदस्य हों। ये भी कथन सही है। तो इसमें दिया गया है कि उपरोक्त में से कितने सही हैं। तो केवल 2, यानी पहला और चौथा सही है, यानी केवल 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका उत्तर बी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंकिंग ऑन चाइना, तो ये देख रहे हैं ना, 25.58% जो है इसका वोटिंग पावर है, किसका? चाइना का, और सबसे अधिक वोटिंग पावर है। तो इसे भी जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रहने वाली एक द्रविड़ जातीय समूह है। दूसरा कथन है, इस जनजाति का मुख्य पेशा सांप, चूहा पकड़ना और शहद जमा करना रहा है। तो उपयुक्त में से किसका सर्वोत्तम वर्णन है? ये इरुला जनजाति का,
कोटा जनजाति का, कुरुम्बा जनजाति का कि टोडा जनजाति का। दोस्तों आपको बता दें कि टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है, तो ये भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट इसका उत्तर होगा इरुला जनजाति। तो इरुला जनजाति का मुख्य पेशा सांप पकड़ना, चूहे पकड़ना, शहद जमा करना, ये सब इसके प्रमुख पेशे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यह केरल में वायनाड, इडुक्की, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है। तो यह इसका सटीक उत्तर जो होगा वो इरुला होगा। इसके साथ साथ आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में भी जानना आवश्यक है। जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, आपातानी, ये सब कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा, शोम्पेन, सेंटनलीज, ओंगे, बोमा, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। इसी तरह से राजस्थान में देखा जाए तो अगहरिया, सहारिया, हाँ, मीणा जनजाति, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अबुझमारिया, बैगा, गोंड जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह से इनकी एक लिस्ट आप लोग बना लीजिए। तो यहाँ पर इससे संबंधित देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सेप्सिस जीवन के लिए खतरा बनने वाली वह स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अपने स्वयं के ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों यह कथन एकदम देखा जाए तो सत्य है। दूसरा है सेप्सिस बैक्टीरिया के कारण ही होता है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि सेप्सिस बैक्टीरिया, वायरल और कवक तीनों के कारण हो सकता है। तो ऐसे में उत्तर केवल एक सही होगा, यानी पहला कथन इसमें सही है। तो सेप्सिस एक संभावित घातक चिकित्सा स्थिति है जो एक जीवाणु या वायरल संक्रमण की प्रतिक्रिया में होती है, जिसमें शरीर उस रोगी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। लोग आमतौर पर सेप्सिस को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की अधिक प्रतिक्रिया के रूप में जानते हैं, और यह अति सक्रिय प्रतिरक्षा कई अंगों के ऊतकों पर हमला कर सकती है और उनके कार्यों को अक्षम कर सकती है। तो इसमें केवल एक उत्तर होगा, और इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं 2011 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, यह कथन गलत है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य, ये भी गलत है। सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, ये भी नहीं होगा। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, अतः उत्तर इसका डी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि 2006 से यह स्टार्ट हुआ था, इसमें 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है। अगर 15 दिन तक उसे रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। दोस्तों 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। दोस्तों कोरोना काल में यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही और वर्ल्ड बैंक ने भी इस योजना को सराहा है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में, एयरबॉर्न माइक्रोप्लास्टिक। दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, तो अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि श्वसन तंत्र के ऊपरी वायुमार्ग में माइक्रोप्लास्टिक के जमाव और परिवहन को समझने के लिए एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स मॉडल विकसित किया है। और नए अध्ययन ने यह दिखाने के लिए माइक्रोप्लास्टिक के संचलन का पता लगाया है कि वे नाक, गुहा या गले के पीछे कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों शोध के अनुसार हर घंटे 16.2 माइक्रोप्लास्टिक जो है बिट्स माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और निगले हुए इस माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि एक हफ्ते भर में निगले गए प्लास्टिक के महीन कणों को अगर जमा किया जाए तो एक क्रेडिट कार्ड बनाने जितना प्लास्टिक इकट्ठा हो सकता है। तो प्लास्टिक के अत्यंत महीन टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। इन कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर के बीच होता है, और इसमें लाखों कण हवा, पानी और मिट्टी में पाए गए। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर इन कणों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। नतीजन हवा में मौजूद इन कणों का घनत्व भी काफी बढ़ रहा है। तो इससे कई स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न
हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अध्ययन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्लास्टिक प्रदूषण या औद्योगिक गतिविधियों का स्तर काफी ऊंचा है, वहां सांस के जरिए माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने की चिंता को उजागर करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने इसमें सारे पॉइंट दिए हैं, इसे आप लोग जरूर देखेंगे। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी यह जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।